हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको पूरा वो परिमेय संख्या सिद्ध करे कि √5 और परिमेय संख्या 1.3 पूरा पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट जो बनेगा इस बात को, जो 10वां क्लास 10th का है, वो अंकगणित आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। चलो हेडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग स्टार्ट करेंगे। अंकगणित आधारभूत अंकगणित आधारभूत परिमेय। फंडामेंटल थ्योरम होगा। फंडामेंटल FUN फंडामेंटल है FUNDA फंडामेंटल थ्योरम अंकगणित आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो, अंकगणित आधारभूत प्रमेय का हेडिंग देंगे। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी हेडिंग दो, समझा ना। अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इस बात को से अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो परिमेय संख्या सिद्ध हम लोग लगभग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसमें से जो टॉपिक स्टार्ट होगा अंकगणित आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसकी जो शुरुआत किए थे एक गणितज्ञ हुआ करते थे जो आपको बताते, CF घोष, कार्ल फ्रेडर्स घोष बोलते, कार्ल फ्रेडर्स घोष। ये 1777 का बात कर रहे थे। उन्हें 18वीं शताब्दी का बात, किसके बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी का बात है। CF घोष ने इसके पर विश्लेषण किया था। इसके साथ दो गणितकार और बात कर रहे थे। ये जो CF घोष है गणित का राजकुमार बोले जाते, क्या बोले जाते? गणित का राजकुमार। इसके साथ दो गणित और मिले थे, एक आर्किमिडीज और दूसरा का न्यूटन। दूसरा का कौन मिले थे? दोनों मिलकर इसका बहुत विश्लेषण किया। अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है, विश्लेषण क्या किया था, इसको थोड़ा सा हम बताते। ये बोला था कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, उसको अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, व्यक्त करेंगे, उसे क्या बोलना है? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। याद रखना कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय का जो विश्लेषण करने वाला जो महान साइंटिस्ट थे, कौन बोल सकते हैं? CF घोष। एक भौतिकी शास्त्र भी था, आपको बता देते हैं, आर्किमिडीज, और दूसरा का क्या बोल रहे थे? न्यूटन। ये गणितज्ञ भी थे और ये आपको बोल सकते हैं एक साइंटिस्ट के रूप में, जो आपको क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान है आर्किमिडीज का। तो इसको थोड़ा सा पहले इसका परिभाषा बताते। अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या बोले थे CF घोष? ये बोला था कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, उन्हें औसा प्राकृतिक संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड। जो वीडियो देख रहे हो चुपचाप लिखो, कोई दिक्कत का, कोई डाउट रहेगा तो आराम से कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं। मेन होगा आपको अंकगणित आधारभूत प्रमेय जो समझा रहे हैं ये क्या होता है। इसका जो शुरुआती जो गणितज्ञ का बात करते हैं CF घोष ने किया। CF घोष इकल्ला नहीं किया, तो उसमें से दो गणितज्ञ का है, एक आर्किमिडीज, दूसरा का न्यूटन। उसमें से जो न्यूटन और जो CF घोष जो मेन स्टेटमेंट दिए थे, औसा प्राकृतिक संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में औसा प्राकृतिक संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो परिभाषा उतारो से नहीं, ये तो सुन कर लिख सकते हैं। और सब प्राकृतिक संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का लगा दो, ठीक रहेगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब कोई प्राकृतिक संख्या मान लेते इस तरीके से 156 इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। 156 को साइड में लिखेंगे, 2 से लगाओ, कितने हो जाएगा? 7 दूनी 14, उसके बाद बचेगा 8, 78, फिर 2 से लगाओ, कितने हो जाएगा? 3, और उसका कितना से लगेगा? 3 से 13 का 6 तरतिया है 39, ठीक है। बस इस 156 को 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में इस तरह से व्यक्त कर दिए, समझना कुछ होगा। अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या हो जाएगा? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हुआ, साइड में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। आप थोड़ा सा बढ़िया लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 3 गुना
13। कोई दिक्कत बात को इस तरीके से। अब इसी तरीके से 144 का खंडन करना चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड वेग कैसे हो जाएगा? 144 का लगेगा 2 बार में कितने हो जाएगा 7, फिर 72, फिर 2 कितने हो जाएगा 36, फिर 2 18, ये आना चाहिए इस बात को। ये 2 कितने हो जाएगा 9, फिर 3 3 तिया है। इसी तरीके से 144 का गुणनखंड किए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसका 3 गुना 3। देखो 2 कितना बार है 4, 2 पर पावर 4 और गुना 3 पर पावर 2। बस आप कितनों संख्या जगह आराम से व्यक्त कर सकते। पहले इस तरीके से उतार होकर बात करते हो। आ रहा समझ में? नहीं, जो वीडियो देख रहा है ठीक नहीं समझ में आएगा तो देखा जाएगा, फैन से वीडियो बना देंगे। एगो है जा बैठल मोटू, वो समझ भी नहीं करता, दिमाग मोटा नियर है। क्या है समझ में? हाँ बोलो। हाँ बता रहा मैंने, कोई दिक्कत बात नहीं। अंकगणित आधारभूत प्रमेय में आपको समझा दिए क्या होता है औसत प्राकृतिक संख्या, जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको क्वेश्चन का अंकगणित आधारभूत के द्वारा इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किए, इस तरीके से व्यक्त कर देना, आपको खुद जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड में जो व्यक्त करते हैं तो थोड़ा सा समझना कि अभाज्य संख्या होता क्या है, समझना। उसके बाद आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। कोई दिक्कत बात को एक और करना चाहते पहले एग्जाम्पल लिख लो, तब आएंगे हम अभाज्य संख्या पर। चलो एक से इसी तरीका से बात करते हैं, समझना। 156, 144, ठीक है, 5005 लेते, इसको कहना अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करो। तो व्यक्त करो, तो जो वीडियो देख रहे हो वो भी व्यक्त करो, कोई दिक्कत नहीं। आपके किताब से ही क्वेश्चन ले लेते, कोई दिक्कत का बात नहीं। व्यक्त किया? चलो करते हैं बात को, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान देंगे, ठीक है ना बात करना। तो 5005 को आपको पूछे थे गुणनखंड करना, तो 5005 का वो कितना हो जाएगा? 5005 का इसको साइड में लगाना, कितने से लगेगा बोलो? उधर पीछे जो बैठे हैं 5 से लगेगा, समझ कितना होगा 1001। फैन कितने से लगेगा 7 से लगेगा कितना 92, 143। फैन कितना से लगेगा 13 से या 11 से लगा दो ना, 11 से कितना हो जाएगा 13 बार में आप नहीं लगेगा, तो आराम से डायरेक्टली यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कितना हो जाएगा 13। इस तरीके से व्यक्त कर दिए, किसकी कर दिया है व्यक्त कर दिए। चलो इसी तरीके से आपको पहले आपको समझा रहे, आपको लगता होगा समझ गया, जो वीडियो देख रहे हैं आराम से समझ में आ गया कि किसे कहते हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय करते किसे। दो औसत प्राकृतिक संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में की करना है व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय, अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब इस तरीके से व्यक्त कर दिए, 156 एगो प्राकृतिक संख्या था, 144 क्या था प्राकृतिक संख्या, 5005 भी क्यों था प्राकृतिक संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर दिया, क्या कहा गया अंकगणित आधारभूत प्रमेय। ऐसे एक और कहता है इसको अभाज्य गुणनखंड में रूप में व्यक्त भी करना कहता, उसे कोई दिक्कत। जो परिभाषा अकॉर्डिंग था जो सीएफ घोष किया था उसके बाद इसके दो गणितज्ञ मिलकर किए थे, एक आर्किमिडीज, दूसरा का कौन था सर न्यूटन। चलो आगे का बात करते हैं। चलो इसमें से आपको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते पहले ये समझना भी चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, उसके बाद पता चल जाएगा। तो हेडिंग लिखो अभाज्य संख्या, हेडिंग लिखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का इंग्लिश कैसे होता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या का जो होता है मेन थोड़ा सा समझ लेंगे उसके बाद। मैंने अभाज्य संख्या होता क्या है, मैंने औसत प्राकृतिक संख्या, बस कंडीशन है कि जो एक और अपने आप से विभाजित होता है। मगर यहाँ जो कंडीशन लगाना है आपको, फिर से बोल रहे हैं एक और अपने आप से विभाजित एक भी हो रहा, एक भी से हो रहा अपने आप से, मगर ये नहीं
मेन परिभाषा होगा एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। उसे क्या बोलते हैं? आभास संख्या। उसे क्या बोलते हैं? आभास संख्या। जैसे आपको परिभाषा लिखते हैं, मेन परिभाषा लिखा देते उसके बाद जैसे एक से बड़ी होना चाहिए, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जो एक से और किससे विभाजित हो? अपने आप से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? आभास संख्या। इसमें से एक को छोड़ देना, एक से बड़ी बोला, एक के बाद दो देखेंगे, दो बात को सोचो कौन कौन से लग रहा है? एक से लग रहा भागा, एक से और कितने से लग रहा? दो से। एक और स्वयं से विभाजित होता है, कौन सी संख्या हो जाएगा? आभास संख्या। उसके बाद तीन देखो, बताओ एक और कितना से लग रहा? तीन से। तो समझना बात को, एक और खुद से लग रहा, समझना कौन सी संख्या हो जाएगा? तीन, आभास संख्या। इसी तरीके से पांच का बात कर रहा, किसका से लग रहा? एक और पांच से, एक और पांच से लग रहा, बताओ एक और स्वयं से लग रहा, बताओ पांचवी कौन सी संख्या हो जाएगा? आभास संख्या। अब छह का बात करते हैं, तो एक से लग रहा, दो से लग रहा, किससे लग रहा? तीन से लग रहा, छह से लग रहा। जब यह दो अलग दो, एक और स्वयं के अलावा कोई भी दोस्तों संख्या होगा वो आभास संख्या नहीं होगा। फिर बताएंगे कौन सी संख्या होगा। आभास नहीं होने के बाद भाज्य होगा। इसी तरीके से सात का बात करते हैं, एक और कितना से लगेगा? सात से। एक और स्वयं से लग रहा है, समझना कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। हम लोग लगता है जो वीडियो देख रहे होंगे आराम से समझ में आ गया होगा। चलो मेन इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं आभास संख्या होता क्या है। लिखो परिभाषा, एक से बड़ी, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से और स्वयं से विभाजित हो, एक से और स्वयं से विभाजित हो तो उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? आभास संख्या। उसे क्या बोलते हैं? आभास संख्या। उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? आभास संख्या कहते हैं। तो आभास संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इस बात को थोड़ा समझो। आभास संख्या बराबर हो जाएगा, आभास संख्या बराबर जो हो जाएगा, इसमें से जो एक तो नहीं होगा, खुद परिभाषा बोलता है एक से क्या होना चाहिए? बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से। तो पहला आभास संख्या को जो हो जाएगा दो, उसके बाद तीन, तीन के बाद को दिया जाएगा पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ नहीं होगा, 11, 11 के बाद कितने? 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 डॉट इंफिनिटी तक होगा कि नहीं बात को। इसी तरीका से अब छोटा बड़ा का बात करते हैं। सबसे छोटा आभास संख्या कितना होता है? दो। लिखो, थोड़ा सा नोट डालकर लिखो, सबसे छोटा आभास संख्या, सबसे छोटा आभास संख्या कितना होता है? दो होता है। सबसे छोटा आभास संख्या दो होता है। उसके बाद लिखते हैं सबसे बड़ा का बात करेगा, और उसके बाद आरो बात करते हैं। सबसे छोटा आभास संख्या भी कितने है? दो है। उसके बाद एक में आरो बात है कि सबसे छोटा सम आभास संख्या पूछेगा तो कितनी मारेंगे? सबसे छोटा सम आभास संख्या कितना हो जाएगा? दो। उसके बाद सम, एक पहला इसी तरह सम आभास संख्या और कोई सम संख्या, या तो छोटा बोले या तो सम आभास संख्या कौन है? सब आभास को छोटा बोले या ना बोले, छोटा बोले या ना बोले, ऐसे सम आभास संख्या सिर्फ कौन है? क्यों है? कौन है? दो। सम संख्या बोलो या तो इस तरीके से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा आभास संख्या बोले कितने? दो। सबसे छोटा सम आभास संख्या भी बोले तो कितना हो जाएगा? दो। इसी तरीके से बात करते हैं सबसे बड़ा आभास संख्या कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा आभास संख्या इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इसी तरीके से कभी कल आपको जो है ना एग्जामिनर पूछ दे, अभी ऑब्जेक्टिव कम से कम 100 कर दिया, कम से कम नहीं बोलते, 100 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, एकदम सोचता है बात को कि पूछ देगा आपको, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कितने होगा? 2 अंकों का बात कर रहे हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कितने होगा? सबसे छोटी आभास संख्या 10 नहीं मानना कोई आदमी, 10 आभास संख्या नहीं है। 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। हो सकता है बड़ा पूछ दे, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी आभास संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या 99 नहीं होगा, होगा क्या? 97। ठीक है, उतारो साथ ही साथ। इसमें और कुछ दो तीन को नोट है, इसको बताएंगे साथ ही साथ।
जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो भी थोड़ा सा समझ में आ रहा था तो उतारो बात को। थोड़ा सा एक उन्हीं और बात बताते हैं बेटा, इसको उतार लिया, अच्छा उतारो तेज से। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी साथ साथ उतारो, है ना, तब मजा आएगा पढ़ने में। उतार लिया ना, तो इसको मिटाते हैं। सर थोड़ा सा एक और कॉमन बात बताते हैं, आभास संख्या की बात करते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कल पूछे जाते हैं आपको 1 से लेकर 50 तक में, कितना तक में, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितनी आभास संख्या होती है। तो आप थोड़ा सा समझना बात को, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने आभास संख्या होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15, 10 नहीं होता। आप सोचो बात को, क्यों होता है इस बात को। 1 से लेकर 50 तक में 2, 3, 5, 7, 11, 13, गिन लेंगे, आराम से गिन लेंगे, 17, 19, उसके बाद कितना होता है 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, सर 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, उसके बाद 48 नहीं होगा ना 49 होगा। 1 से लेकर 50 तक पूछा, आराम से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कहता है 15। इसलिए पूछे जाते हैं कि बताइए 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल कुल 15 आवाज संख्या होता है। कुल कितना आवाज संख्या होता है, 1 से 50 तक में कुल 15 आवाज संख्या होती है। कितना होती है, 15 आवाज संख्या होती है। चलो लिखो, अगला नोट डालकर लिखना स्टार्ट करो। 1 से 50 तक में कुल 15 आवाज संख्या होता है। 15 आवाज संख्या का नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो बात को। 2 होगा, 3 होगा, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और क्या हो जाएगा 37, 41, 43, 47, ये 15 आवाज संख्या। इसी तरीके से आपको पूछ देगा 50 से लेके 100 तक में, समझा बात को ना। इस तरीके से इस सब बात को थोड़ा सा कॉमन तरीका से रट लेना है, या तो याद रखेंगे 1 से लेके 50 तक में, वहां निकालने का कोशिश करेंगे तो टाइम लॉस होगा, टाइम हो सकेगा फिर अगला क्वेश्चन तो छूटने का ज्यादा चांस रहेगा। अगला लिख सकते हैं 50 से 100 तक, आपको यहां समझा रहे हैं थ्योरेटिकली बात करके। 50 से 100 तक, 100 तक कुल कितनी आभास संख्या होगा, कुल कितना आभास संख्या होगा। 50 से लेके 50 100 तक में जो कुल आभास संख्या होता है ना, कुल 50 से 100 तक कुल 10 आभास संख्या होता है। कितना आभास संख्या होता है, 10 आभास संख्या होती है। कितना आभास संख्या होती है, 10 आभास संख्या होती है, 10 आभास संख्या होती है। 50 से 100 तक कुल 10 आभास संख्या होती है। कितना आभास संख्या होती है, 10 आभास संख्या होती है। अब कौन कौन होगा आप लिख लेंगे, कोई देखना में एक और कितना उससे स्वयं से विभाजित होता है उसे समझना है। कितना हो जाएगा, एक और स्वयं से जितना में विभाजित होगा वो समझना कौन सी संख्या हो जाएगा, आभास संख्या होगा। जो वीडियो देख रहे इस बात को समझना। इसी तरीके से कभी कल आरो कॉमन बात होगा, 1 से लेकर 100 तक पूछ ले तो नहीं निकालेंगे। 1 से लेकर 50 तक में 15 गो, और 50 से 100 तक में क्या गो 10 गो, तो बताओ 1 से लेकर 100 तक में कितना आभास संख्या हो जाएगा 25 गो। तो लिखो बात को, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में, 100 तक में कुल 25 आभास संख्या होती है। कितना आभास संख्या होती है, कुल 25 आभास संख्या, कुल 25 आभास संख्या होती है। ये आभास संख्या को कुछ थ्योरेटिकली बात बता रहा है। चलो उतारो नोट डालकर, लिख लिया। चलो मिटा देते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं हम समझ सकते हैं कि आप उतार लिए होंगे। उतारा पीछे डांसर, दिक्कत नहीं, चल मिटा इसको। ठीक, चलो हम समझते हैं कि आभास संख्या आपको कितना हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगला लिखेंगे हेडिंग आभास के साथ लिखेंगे भाज्य संख्या। लिखो भाज्य संख्या, इंग्लिश में होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो आभास संख्या नहीं है ना वो भाज्य संख्या होता है।
क्या बोले इस बात को समझो, जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़कर जे भी संख्या सब कुछ है भाज्य संख्या। आपको बात करेंगे सिर्फ एक कंडीशन होता है, एक से बड़ी, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जो एक से लगता, स्वयं से लगता, किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे आपको बता रहे थे ना, आपको एग्जाम्पल ही समझा, तो उसके बाद परिभाषा भी समझा देंगे। जैसे 2 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, 3 भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 5 भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसी 2 और 3 के बाद 4 भी आता है ना, 4 बताओ इसमें से पहले से बोल रहे, 1 से लग रहा, 2 से लग रहा, उसके बाद खुद से लग रहा। जैसे 3 गो से लग तो समझना 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो समझना कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य। उसके बाद 5 आपको अभाज्य हो जाएगा, उसके बाद 6 कुछ हो जाएगा भाज्य संख्या, कुछ हो जाएगा भाज्य संख्या। अब इसी तरीका से आप परिभाषा भी समझ गए होंगे। लिख देते हैं परिभाषा। एक से बड़ी, चलो एक से बड़ी, जो वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ परिभाषा लिख ले जाएंगे, ठीक है? साथ ही साथ आप भी लिख ले जाओ। एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या, औसत प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से और स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा दोहरा देते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी औसत प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से और कुछ बोल रहा है स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है या विभाजित हो, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब दो भाज्य संख्या में होता है क्या? एक से बड़ी होना चाहिए, तो एक से बड़ी होना चाहिए, तो बात को सोचो, एक के बाद कुछ आता है 2 3 तो अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 के बाद कौन सी संख्या भाज्य होगा? 4 का, तो कौन से होगा? 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 भी 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 15, 16, उसके बाद 18, कहां तक? इन्फिनिटी तक। परिका बात को मेन कंडीशन आपको शुरू से पता रहे, जो वीडियो देख रहा है, शुरू में होता है कुछ होता है छोटा, तो बताओ शुरू में कितने हैं? 4। बताओ सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा? 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होती है। अब बड़ा का बात करेगा कितना हो जाएगा? लिखो सबसे बड़ा भाज्य संख्या इन्फिनिटिव होती है। कितना होती है? इन्फिनिटिव होती है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव। हाँ, सबसे बड़ा भाज्य संख्या है इन्फिनिटिव, ठीक है? हो जाता तो थोड़ा सा मिस्टेक, वीडियो के सामने नहीं बोल रहा है, तरीका बात को। उसके बाद एक और नोट डालकर थोड़ा सा लिख लो, समझ बात को, नोट डालकर लिखा देते हैं, थोड़ा सा समझना बात को। 2 अभाज्य संख्या, एक नोट डालकर लिखा देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लिख के समझा देते हैं। 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे कि 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना प्लस 5 कौन सी संख्या है। वो जब प्लस में रहेगा तब तक नहीं पता करेंगे कि अब अभाज्य है कि भाज्य है। समझना, देखना, उसको पहले पूरे गुना करना, फिर जोड़ना, उसका गुणनखंड में व्यक्त करना। यदि 2 अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त हो रहा, गुना में समझना कौन सी संख्या हो जाएगा? कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ये लिखो, पहले नोट डालकर लिखो, जिससे कहने का मतलब है अभाज्य 2 गुना 3, इसका गुणनफल में कितने हो जाएगा? 6। 6 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। चाहे 5 गुना 7, दोनों ही अभाज्य, इहो अभाज्य, इसका गुणनफल कितने? 35। बताइए 35 कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन हो जाएगा? भाज्य संख्या। ये भी कौन हो जाएगा? भाज्य संख्या।
ये भी हो जाएगा भाज्य संख्या। तो हम समझते हैं कि आपको भाज्य और भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना, अगला बार बनेगा सीनियर, अगला पार्ट में बनेगा, आपको बताएंगे पूरा का पूरा विश्लेषण। यहां तक रह देते हैं। जय हिंद, जय भारत।